विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह आपका ऐतिहासिक अध्ययन की इस कक्षा में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा उस चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले बात की। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था राजस्थान की एक महत्वपूर्ण राजपूत रियासत जालोर की दिल्ली सल्तनत के साथ उन संबंधों के अध्ययन के बारे में जिसके तहत जालोर ने दिल्ली सल्तनत से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र अधिसत्ता कायम करने की कोशिश की, अपने स्वतंत्र वजूद को बनाए रखने की कोशिश की और दिल्ली सल्तनत के साथ उन्होंने संघर्ष किया। विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से नाडोल शाखा के एक शक्तिशाली राजकुमार कीर्तिपाल ने, जो कीतू के नाम से जाना जाता था, उसने किस प्रकार से जालोर में परमारों को उखाड़ फेंक कर अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम की और जालोर के सोनगढ़ा चौहान शाखा के एक नवीन राजवंश की शुरुआत की। विद्यार्थियों, कीर्ति और यश के जिस परंपरा की शुरुआत कीर्तिपाल ने की, वह परंपरा कीर्तिपाल के बाद भी जारी रही। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने जालोर की कीर्ति को और बढ़ाया। समर सिंह ने जालोर के चारों तरफ मजबूत दीवार बनाई, शस्त्रागार का निर्माण करवाया, इसके अलावा अन्नागार का निर्माण करवाया और जालोर को काफ़ी मजबूती प्रदान की। कीर्तिपाल के इस उत्तराधिकारी समर सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने एक महत्वपूर्ण काम किया। इसने जालोर के चौहानों के परंपरागत शत्रु गुजरात के चालुक्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए और इसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के साथ अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया। इस विवाह का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जहाँ एक तरफ जालोर की नवोदित चौहान शाखा को चालुक्यों की मित्रता मिली और वहीं दूसरी तरफ कुछ समय के लिए जालोर चालुक्यों के भय से, चालुक्यों के खतरे से मुक्त होकर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने में कामयाब हो सका। विद्यार्थियों, समर सिंह के बाद जालोर की कीर्ति पताका को उदय सिंह ने आगे बढ़ाया। उदय सिंह, जिसका टाइमिंग 1205 से लेकर 1257 ईस्वी के बीच में उदय सिंह का काल हमें देखने को मिलता है। और विद्यार्थियों, ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण समय था। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि 1205 के जस्ट एक साल बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ममलूक राजवंश की स्थापना की थी, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश था। और यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इलबारी तुर्क था और जिसको दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इल्तुतमिश के समय में जालोर को दिल्ली के साथ संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के बारे में आपको अभी थोड़ी देर में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको उदय सिंह के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। तो उदय सिंह का समय 1205 से लेकर 57 था और उदय सिंह के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिल रही है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे सामने है सुंदा पहाड़ी अभिलेख। सुंदा पहाड़ी शिलालेख या अभिलेख एक ऐसा महत्वपूर्ण अभिलेख है जो उदय सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है और इससे ये पता चलता है कि उदय सिंह ने बाड़मेर जीता, सांचौर जीता, नाडोल जीता, मंडोर पर भी उसने अधिकार कायम किया और इसके साथ उसने गुजरात की चालुक्य सत्ता को चुनौती दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जितने भी इलाके जीते गए इनमें से अधिकांश इलाके ऐसे थे जो गुजरात के चालुक्यों के थे और गुजरात के चालुक्यों के ये इलाके गुजरात के मंत्री लवण प्रसाद को हराकर उससे लिए गए थे। और इसके साथ साथ उदय सिंह ने गोडवाड़ के भी कुछ इलाके अपने अधिकार में ले लिए। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि मित्रता और सहयोग, आपसी सहयोग का जो अध्याय उदय सिंह से पहले समर सिंह ने शुरू किया था, वो अध्याय वापस क्लोज हो गया और उदय सिंह ने अपनी स्वतंत्र ताकत का परिचय देते हुए जालोर को उन्नति की चरम सीमा के ऊपर पहुंचाया। और यह समय ऐसा समय था जब हम देखते हैं कि रणथंभौर की चौहान शाखा का भी खत्म हो चुकी थी और इसके अलावा अजमेर की चौहान शाखा भी खत्म हो चुकी थी।
तो ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली सत्ता को कोई चुनौती दे सकता था, दिल्ली सल्तनत को, या तुर्कों के प्रभाव को कोई नियंत्रित कर सकता था, तो वो केवल और केवल जालोर का उदय सिंह था। इतिहासकार हसन निजामी अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में इस बात की पुष्टि, आंशिक रूप से पुष्टि करता है कि उदय सिंह ने तुर्की सत्ता को नियंत्रित करने की काफ़ी हद तक कोशिश की। आंशिक इसलिए क्योंकि इसमें पूरे एविडेंसेज उपलब्ध नहीं है कि पूरी तरीके से नियंत्रित किया गया, ऐसी बात नहीं है। हमें अभी संघर्ष के कुछ स्टेप्स के बारे में आपको और बताऊंगा। तो उदय सिंह की बढ़ती हुई ताकत को इल्तुतमिश, जो कि इसका समकालीन था, इल्तुतमिश जैसा शक्तिशाली शासक, जालोर की बढ़ती हुई ताकत को और उदय सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पाया और उसने जालोर को नियंत्रित करने की कोशिश की। इतिहासकार हसन निजामी अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में यह लिखता है कि इल्तुतमिश एक बहुत बड़ी सेना को लेकर, एक बहुत बड़ी मुस्लिम सेना को लेकर जालोर की तरफ रवाना हुआ और इट वॉज द टाइम ऑफ द समर, गर्मी का समय था और मुस्लिम सेना काफ़ी भूख प्यास और गर्मी की तकलीफ को सहन करके जालोर के किले के सामने आकर खड़ी हो गई। जालोर का किला काफ़ी अभेद्य तो नहीं, लेकिन उस किले को दुर्भेद्य कहा जा सकता है। काफ़ी शक्तिशाली दुर्ग था और ऐसा कहा जाता है कि खुद निजामी लिख रहा है, वो लिख रहा है कि इससे पहले, यानी इल्तुतमिश के आगमन से पहले, किसी भी मुस्लिम सुल्तान ने जालोर के किले के अंदर पांव रखने में सफलता नहीं पाई। इस वक्त उदय सिंह ने बड़ी सूझबूझ दिखाई और उदय सिंह ने मुस्लिम सेनाओं से आमने सामने की लड़ाई लड़ना उचित नहीं समझा और उसने अपने आप को किले के अंदर सुरक्षित कैद कर लिया और किले के अंदर से उसने युद्ध का संचालन किया। तो जब आमने सामने के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो इल्तुतमिश और दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हो गया और ऐसा बताया जाता है कि इस समझौते के मुताबिक इल्तुतमिश ने, उदय सिंह ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश को 10 घोड़े और 20 ऊँट देकर विदा किया। लेकिन विद्यार्थियों, इस समझौते का मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि उदय सिंह दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया हो, क्योंकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी और उदय सिंह ने इस संकट को तत्कालिक तौर पर टालने के लिए इस प्रकार का समझौता किया था। और हमें 5 साल बाद इस बात की पुष्टि में इस बात से होती है कि हमें 5 साल बाद एक और घटना का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश गुजरात पर अधिकार करना चाहता था और इसके लिए वो मेवाड़ पर से अधिकार करते हुए गुजरात की तरफ जाना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में जालोर के उदय सिंह ने गुजरात और मेवाड़ को अपने साथ लेकर एक संयुक्त राजपूत शक्ति का एक संगठन बनाया और इल्तुतमिश को आगे बढ़ने से रोक दिया। इल्तुतमिश गुजरात तक नहीं जा पाया। तो यह एक महत्वपूर्ण सफलता थी उदय सिंह की। और इसके साथ साथ हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि जब इल्तुतमिश की सेनाओं ने मंडोर पर हमला करने की कोशिश की, मंडोर पर अधिकार करने की कोशिश की, मंडोर जो कि उदय सिंह के अधिकार में था, तब भी इस हमले को विफल कर दिया गया था। तो इस प्रकार की हमें बहुत सारी बातें उदय सिंह के समय में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि उदय सिंह ने जालोर की आज़ादी और स्वतंत्रता को बरकरार करने की अपनी तरीके से पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक या बहुत सीमा तक उसने इसमें सफलता प्राप्त कर ली। उदय सिंह के बाद हमें जालोर के अगले शासक के रूप में चाचिक देव का उल्लेख मिलता है। चाचिक देव, जिसका समय 1257 से लेकर 1282 के आसपास इसका समय था। विद्यार्थियों, ये समय ऐसा था जब हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर दो शासकों का उल्लेख देख रहे हैं और वास्तव में शक्तिशाली शासक तो एक ही था। 1257 से लेकर 1266 तक का जो पीरियड था, इस वक्त बलबन के दामाद, जो कि तुर्कान चहलगानी का एक काफ़ी प्रमुख सरदार था, गयासुद्दीन बलबन, जिसने राजत्व सिद्धांत की एक नवीन निरंकुश राजत्व सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो उस वक्त बलबन के दामाद और इल्तुतमिश के बेटे शहजादा नासिरुद्दीन महमूद का दिल्ली पर अधिकार था। हालांकि अधिकार नाम मात्र का था, वास्तविक सत्ता बलबन की थी और 1266 से लेकर 1287 के बीच में शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन उस वक्त शासन कर रहा था। तो चाचिक देव का समय, ये दो सुल्तानों का समय था, लेकिन चाचिक देव के समय में दिल्ली की तरफ से कोई भी हमला जालोर की तरफ नहीं हुआ, क्योंकि बलबन उन लोगों में से था जिसकी कोशिश ये थी कि नए इलाकों को जीतने का प्रयत्न नहीं किया जाए, बल्कि जो है उसको बरकरार रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में जालोर दिल्ली सल्तनत के हमलों से मुक्त रहा। 1285 में सामंत सिंह, चाचिक देव के बाद सामंत सिंह
दिल्ली का अपने जालोर का अगला शासक बना और उसने 1305 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन सामंत सिंह के समय में परिस्थितियां बदलने लगी तेजी के साथ, और इस दौर में हम कई प्रकार के परिवर्तन देख रहे हैं। पहला परिवर्तन हम इस दौर में ये देख रहे हैं कि लगभग उस दौर के अंदर 1287 में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 3 साल तक दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का दौर कायम रहता है और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खलजी एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी के नेतृत्व में एक नवीन खलजी राजवंश की स्थापना होती है। जलालुद्दीन इतना महत्वाकांक्षी नहीं था, लेकिन जलालुद्दीन का उत्तराधिकारी, जलालुद्दीन का भतीजा और जलालुद्दीन का दामाद सुल्तान अलाउद्दीन खलजी अपने दौर के सबसे शक्तिशाली और निरंकुश सुल्तानों में से एक था और उसकी पॉलिसी स्पष्ट थी कि राजपूत राज्यों को किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए। तो यह सुल्तान अलाउद्दीन खलजी 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली पर हुकूमत कर रहा था। तो 1296 से लेकर 1305 तक का जो सामंत सिंह का समय था वो अलाउद्दीन के साथ उसका समकालीन समय था। तो ऐसी स्थिति में जालोर के लिए नवीन चुनौतियां कायम होती जा रही थी और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उस वक्त जालोर की इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, क्योंकि अब राजपूत स्टेट्स में भी सत्ता के नवीन केंद्र जो पहले कमज़ोर थे वे शक्तिशाली हो गए। चित्तौड़ एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया और इसके साथ ही साथ हम रणथंभौर में हाड़ा चौहान शासकों की ताकत को भी मजबूती के रूप में देखते हैं, हमीरदेव चौहान जैसे शासक। तो एक तरफ अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा थी, तो ऐसी स्थिति में सामंत सिंह ने समझदारी का परिचय दिया और उसने यह देखा कि वह अपनी वृद्धावस्था के कारण जालोर राज्य को संभालने में असमर्थ है, तो उसने शासन का भार अपने बेटे कान्हड़ देव को सौंप दिया और 1305 में कान्हड़ देव को जालोर का शासक बनाया गया। 1305 तक हम ये देख रहे हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की घोड़ों की धमक राजस्थान में भी गूंजने लगी। 1299 में गुजरात, 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ की ताकत का पतन करने के बाद अब अलाउद्दीन की दृष्टि जालोर की तरफ थी। जालोर विद्यार्थियों अलाउद्दीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। जालोर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जालोर गुजरात पर जाने वाले रास्ते की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जालोर चित्तौड़ पर अपने अधिकार को बरकरार रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो इसलिए अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर हमला किए जाने के पीछे जो सबसे मजबूत कारण था वह कारण था उसकी महत्वाकांक्षा, और कोई कारण न भी होता तो ये महत्वाकांक्षा जिम्मेदार थी। हालांकि हमारे सामने इस बारे में अलग अलग स्रोत उपलब्ध है जो इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जालोर पर अधिकार करने के पीछे अलाउद्दीन की क्या महत्वाकांक्षा थी, क्या क्या कारण थे। तो इस बारे में हमारे सामने पद्मनाभ का विवरण है, कान्हड़देव प्रबंध जो पद्मनाभ द्वारा रचित है, जो कान्हड़देव सोनगर और वीरमदेव के बारे में जानकारी दे रहा है। एक और मारवाड़ी ग्रंथ है, राजस्थानी ग्रंथ है, बाता वीरमदेवरी, उसके अंतर्गत भी हमें इस हमले के कारणों का उल्लेख मिल रहा है। मुणुत नैन्सी का भी विवरण हमारे सामने उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे सामने अमीर खुसरो के विवरण भी उपलब्ध है। तो हमें इन सब बातों को सावधानी से देखकर काफ़ी चीज़ों को गहराई के साथ समझना पड़ेगा और इस चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में मैं आपसे इन्हीं तथ्यों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।